हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पजीत क्लासेस। आज फिर से आपकी बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू होने वाली है। तो प्रीवियस क्लास में आपने बायोलॉजी में पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आज मैं उसी को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके आगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, यानी जीव अपने भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि भोजन तो हर किसी के लिए आवश्यक होती है, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि कैसे भोजन ग्रहण करती है। तो गाइस, देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म। तो प्रत्येक जीव में भोजन ग्रहण करने और उसे बाहर निकालने, दोनों की क्रियाएं जो होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे जीव होते हैं जस्ट लाइक फंजाई, वो अपना भोजन बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसे ग्रहण करते हैं। जबकि अगर देख लें ह्यूमन, एनिमल्स, इन सब में पहले ही भोजन को इनटेक किया जाता है, उसके बाद उसे ब्रेक डाउन किया जाता है। तो गाइज, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी प्रत्येक जीव में, विभिन्न जीवों में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जिसमें भोजन का पाचन होता है, वो अलग अलग होते हैं। देखते हैं इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा। आपको मैं पहले भी बता चुकी थी पिछली क्लास में कि अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को टेक करता है। तो दैट फूड में बी टेकन इन बाय इंटायर सरफेस। अमीबा का जो सरफेस होता है उसमें कहीं से भी वो अपने भोजन को ग्रहण कर सकता है, किसी भी सरफेस के पार्ट से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। तो मैं आपको पहले ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बता चुकी थी, इसलिए मैं ये क्लियर कर दूं कि अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है होलोजोइक। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज फेगोसाइटोसिस, यानी कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं। तो गाइस, डिफरेंट स्टेज इन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा अगला टॉपिक है। यानी अमीबा एक स्टेज में तो न्यूट्रिशन के क्रिया को कंप्लीट नहीं करता है। तो सबसे पहले ये जान ले कि अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो आप जैसे यहाँ समझ सकते हैं कि अमीबा जैसे ही फूड उसके संपर्क में आता है, उसके करीब आता है, वैसे ही वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कि हम लोग स्यूडोपोडिया भी कह सकते हैं, उसे एक्सटेंड करता है, यानी उसकी वृद्धि करता है और फूड को अपने कैप्चर में ले लेता है, यानी फूड का इंजेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें एक न्यूक्लियस होती है और ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ। आगे देखिए, जब फूड को इंटेक किया, उसने अपने अंदर यानी फूड वैक्यूल में ले लिया, तो वहाँ अब डाइजेशन की क्रिया शुरू होगी। तो गाइज, अब जैसे हम लोग या ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स कोई भी फूड को जब इंजेशन की क्रिया के द्वारा अंदर करते हैं तो वो एक सॉलिड होता है, तो उसे डायरेक्ट हम अपने सॉफ्ट एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा स्टोमक तक तो नहीं पहुंचा सकते, तो इसलिए उसे सॉफ्ट करते हैं, च्यूइंग करते हैं, सैलिवा उसमें घुलती है, तब जाके वो सॉफ्ट होता है। उसी तरह अमीबा जब हार्ड मटेरियल को टेक करता है तो उसे स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। इसके लिए उसमें एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है इस फूड वैक्यूल में। ये एंजाइम यहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके द्वारा एंजाइमेटिक एक्शन यहाँ पे होती है, रिएक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप ये फूड जो है ये सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपल मॉलिक्यूल में बट जाते हैं, यानी डाइजेशन की क्रिया यहाँ शुरू होती है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है एंजाइम एंटरिंग फूड वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल में एंट्री करता है और डाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप जब सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गए फूड, तो अब वहाँ से
जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अमीबा को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है, तो फूड से वो न्यूट्रिएंट लेता है। तो यहाँ न्यूट्रिशन की क्रिया होती है, यानी एब्जॉर्प्शन की क्रिया पूर्ण होती है, अमीबा उसे एब्जॉर्ब करता है, यानी फूड वैक्यूल हिडन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो फूड सब्सटेंसेस के होते हैं वो फैल जाते हैं पूरे अमीबा के बॉडी में। आगे आप देख सकते हो कि एसिमिलेशन, यानी कि गाइस अगला है, चौथा जो प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा शेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि जो एब्जॉर्ब किया गया था, भोजन जो डाइजेस्ट हुए थे उसके कुछ पार्ट्स को अमीबा के द्वारा वो क्या देता है, अमीबा को एनर्जी। एनर्जी जब देता है तो जाहिर सी बात है कि जब हमें एनर्जी मिलती है और हम जब न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को कंटेन करते हैं तो हम वृद्धि करते हैं। उसी तरह अमीबा भी ग्रोथ करता है, यानी अमीबा का जो शेप होता है वो भी ग्रोथ करता है। The remaining part of absorbed food is used to make the parts of amoeba shell which led to the growth of amoeba। वही बात जो मैंने अभी आपको मैं बताई हूँ कि अमीबा ग्रोथ करेगा। अब अगला प्रोसेस है इजेशन। गाइस मैं आपको बता दूँ कि जब डाइजेशन की क्रिया होती है तो कुछ फूड मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसका डाइजेशन कम्प्लीटली नहीं होता है, तो वो अगर बॉडी में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हार्मफुल क्रिया ही करेंगे, यानी वो बैड इफेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो ये इसके लिए अमीबा में उसके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो सडनली रैप्चर कर जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, और वहाँ से उसका अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अमीबा में न्यूट्रिशन की क्रिया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन के द्वारा कंप्लीट होती है। ये पांचों प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रिशन डिफरेंट स्टेज इन अमीबा कंप्लीट हो जाती है। अमीबा में न्यूट्रिशन की क्रिया खत्म हो जाती है। गाइस मैं आपको बता दूं कि एक और एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो है पैरामीशियम। आपने नाम जरूर सुना होगा। गाइस पैरामीशियम जो है ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो शेप होता है वो स्लीपर शेप्ड होते हैं, यानी चप्पल के आकार का होता है, और उसमें सीलिया पाए जाते हैं, यानी कि इसी के द्वारा वो मूवमेंट करता है, लोकोमोशन की क्रिया उसमें होती है, और फूड पार्टिकल्स को ये भी बिल्कुल इसी तरह कंटेन करता है, और इसमें भी डाइजेशन की क्रिया इसी तरह होती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, इसमें न्यूट्रिशन की क्रिया कुछ अलग तरीके से होती है। अगला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन यानी मनुष्य कैसे न्यूट्रिएंट मटेरियल का अंतर्ग्रहण करते हैं, कैसे उसे प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी न्यूट्रिशन की जो क्रिया होती है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। तो मैं ये बता दूं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्पेशल ह्यूमन के शरीर में पाई जाती है। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंसेस आर, यानी कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ऑर्गन का नहीं बना होता है बल्कि कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है, जिसका पहला ऑर्गन है माउथ, यानी कि मुंह। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी। और दूसरा जो ऑर्गन है वो है ओइसोफेगस, यानी फूड पाइप। तीसरा ऑर्गन है स्टोमक, यानी अमाशय। चौथा ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। अब इसके अतिरिक्त ह्यूमन में 3 प्रकार के सेल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होता है और डाइजेशन में भाग लेता है। तो पहला है इसमें जो कि डाइजेशन की क्रिया में मदद करता है वो है सैलिवरी ग्लैंड,
दूसरा है लीवर और तीसरा है पैनक्रियास। तो इन सब की मदद से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन की क्रिया होती है, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन है, तो आइए इसमें समझते हैं। ये है डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसमें स्टेप बाइज समझते हैं कि उसमें पांचों ही जो उसमें न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसके बारे में मैंने पीछे जिक्र किया था। तो पहला स्टेप जो है वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन इनसाइड इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कि भोजन का अंतःग्रहण होता है, जिसे हम भोजन को अंदर की ओर लेते हैं, माउथ में लेते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं इंजेशन। तो आप अच्छी तरह समझते होंगे कि हम लोग भोजन को किस तरीके से लेते हैं। हम लोग हैंड की मदद से फूड को सबसे पहले माउथ में डालते हैं। तो माउथ में जब फूड को डालते हैं तो गाइस सबसे पहले ये समझ लें कि वहीं उसका डाइजेशन का क्रिया जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम भोजन को लेते हैं तो वो सॉलिड होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आप फूड पाइप भी कहते हो, वो सॉफ्ट होता है। तो फूड का सॉफ्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फूड उसमें ट्रैवल कर स्टोमक में पहुंचेगा। ये है स्टोमक। तो फूड का सॉफ्ट होना ज़रूरी है, तो इसलिए फूड को सॉफ्ट बनाने के लिए ह्यूमन के माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। और सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा का सिक्रेशन होता है, और सैलिवा जो कि सेक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, उसमें सैलिवरी अमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है, जो कि भोजन के साथ मिक्स होता है और भोजन को सॉफ्ट बना देता है। और एक जो फंक्शन है वो सैलिवरी अमाइलेज का यह है कि वो स्टार्च का विखंडन करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में डिवाइड करता है, सिंपल शुगर में बदल देता है, कन्वर्ट करता है, ताकि उसका डाइजेशन आसानी से हो सके। तो यह भी कर सकते हैं कि वो स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है, जो कि एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आप ये भी कह सकते हो, मैं पीछे भी बताई हूँ, जब न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ा रही थी तो मैं उसमें भी बता चुकी थी कि कार्बोहाइड्रेट एक तरह का स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। तो वो तो सॉफ्ट हो गया, फूड पार्टिकल्स जितने भी थे वो च्यूविंग हुए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुए, सॉफ्ट हो गए। अब वो क्रिया जो है, वो जो फूड पार्टिकल्स है, वो फूड पाइप यानी कि ओइसोफेगस के द्वारा स्टोमक में पहुंच जाएगा। स्टोमक में पहुंचने के बाद दूसरा प्रोसेस यानी डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। द स्टोमक expands when food enter it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with the more digestive juice. यानी स्टोमक की जो दीवारें होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, और जैसे ही फूड इंटर करती है स्टोमक में तो स्टोमक जो होता है वो फैल जाता है, एक्सपेंड करता है, और उससे सेक्रेट होने वाले डाइजेस्टिव जूस फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। उसके बिना फूड का डाइजेशन संभव ही नहीं है। लेकिन भोजन का स्टोमक में पूर्ण पाचन नहीं होता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पाई जाती है, जिसके द्वारा यानी दिस ग्लैंड्स रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम। यहाँ मैं आपको बता दूं कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टोमक के वॉल से रिलीज होता है, वो पेप्सिन के एक्शन में मदद करता है, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर एसिडिक मीडियम ना हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से, तो पेप्सिन अपना क्रिया नहीं कर सकेगी और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। आगे मैं आपको बताऊं कि अब यह फंक्शन तो हो गया इसमें,
तो स्टोमक में पूर्ण हो जाता है। अब आगे, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स which release it in a small amount into a small intestine। स्टोमक में जो क्रिया होना था गाइस वो हो गया, डाइजेशन की क्रिया वहाँ जो होनी थी वो हो चुकी है। अब स्टोमक से स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा छोटे छोटे अमाउंट में फूड पार्टिकल्स पहुँच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा पहुंचते हैं, जो कि सबसे लंबा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है जो भोजन के विखंडन में मदद करता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है लीवर। लीवर में बाइल गॉल ब्लैडर पाए जाते हैं जिससे कि बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल डक्ट के द्वारा यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और फूड पार्टिकल्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि लीवर से जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, उसके बिना फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता है। लीवर एक ब्राउन कलर की ऑर्गन होती है जो एब्डोमेन के बाईं ओर पाई जाती है। बाइल जूस एक थैले जैसी रचना में पाई जाती है जिसे कि गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यहाँ एक और ग्लैंड मौजूद होती है जिसे पैनक्रियास कहते हैं और यह स्टोमक के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाटिक जूस जिसका सिक्रेशन पैनक्रियास से होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है, एक्शन करता है और उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में इस डक्ट के द्वारा पहुंचती है और इंटेस्टाइनल जूस पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ एक्शन करती है, उनके साथ रिएक्शन वहाँ पे होता है और उसके डाइजेशन में मदद करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि उंगली के समान इसमें रचनाएं पाई जाती है जिसे हम विल्ली भी कहते हैं। और विल्ली के द्वारा तीसरा स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन का, वहाँ पे वह क्रिया होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और चौथी जो क्रिया होती है एसिमिलेशन की, वो हमारी बॉडी में कहाँ और कैसे यूज़ होंगे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, उसके बारे में एसिमिलेशन के क्रिया के द्वारा क्रिया होती है। जैसे कि मैं बता दूं कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में फूड के डाइजेशन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद और एसिमिलेशन के बाद फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में स्टोर हो जाते हैं और फिर वापस वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट मटेरियल जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए गए थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, फैटी एसिड में बदल जाते हैं और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। इस तरह से एसिमिलेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पांचवा जो क्रिया होता है वो होता है इजेशन। फिफ्थ प्रोसेस इज इजेशन। इजेशन जैसा नाम से ये स्पष्ट है कि इस क्रिया में शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड, बेकार फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस क्रिया में यह होता है कि जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो इसमें बच जाते हैं वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में वह एक थैलीनुमा रचना यानी रेक्टम में आप देख सकते हो पहुंच जाते हैं। यानी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम में पहुंच जाते हैं
और वहाँ से समय समय पर एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल यानी वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो गाइस, इस तरह से न्यूट्रिशन की क्रिया ह्यूमन में कंप्लीट होती है। पहला जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। इन पांचों प्रोसेस से होकर न्यूट्रिशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो गाइस, अगला टॉपिक है डेंटल कैरीज यानी दांतों में जो शरण की बीमारी होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो यह होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल कैविटीज इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। इसका निर्माण होता है यानी इस शरण, जिसे हम कैविटी या छिद्र भी कहते हैं, टीथ में स्मॉल कैविटी का फॉर्मेशन होता है एक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा। और इम्प्रॉपर डेंटल केयर यानी अगर उस दांतों का अच्छे से ध्यान न रखा जाए, अच्छे से सफाई न की जाए, तब डेंटल कैरीज नामक बीमारी होती है। गाइज, जैसे समझ सकते हैं कि अगर आपने कुछ मीठा पदार्थ खाया और आपने तुरंत पानी नहीं पिया तो उसके कुछ अंश जो है वो टीथ में लगे रह जाते हैं, जिसके कारण वो एसिड का निर्माण करता है और बैक्टीरिया उस पर एक्शन करती है, तब जाके दांतों में छिद्र हो जाते हैं, होल हो जाते हैं, जिसे हम डेंटल कैरीज कहते हैं। अब आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उसमें भी आप देखकर समझ सकते हैं कि द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल, यानी कि जिस सरफेस को आप बाहर से ही टीथ के जिस सरफेस को आप देख पाते हो उसे कहते हैं इनेमल। और टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। टूथ इनेमल जो होते हैं वो बोन से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं हमारे बॉडी में। द पार्ट ऑफ द टूथ इनेमल बिलो इज कॉल्ड डेंटाइन, यानी टूथ इनेमल के नीचे जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसे कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन बिल्कुल बोन की तरह ही होते हैं। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी। आप डेंटाइन के अंदर देख सकते हैं डायग्राम में कि उसके अंदर का जो पार्ट है वो पल्प कैविटी कहलाता है। और गाइस, पल्प कैविटी कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, यानी पल्प कैविटी में नर्व्स और ब्लड वेसल पाए जाते हैं। आगे है, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली दे बिकम कवर्ड विथ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स कॉल्ड डेंटल प्लेग्यू। यानी गाइस, टीथ की सफाई अगर रेगुलरली ना की जाए, टीथ की सफाई अगर आप रेगुलरली नहीं करते हो तो आप समझ सकते हो कि टीथ पे आपको ये आभास होता होगा कि आपके टीथ के ऊपर येलो परत यानी लेयर पाए हो जाते हैं। तो ये जो येलो परत जो होते हैं, लेयर जो होते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं? तो हम जो फूड पार्टिकल्स खाते हैं उसके बाद दांतों की सफाई नहीं करते हैं, वही लेयर इस पे जम जाते हैं। और बैक्टीरिया की सेल्स भी होती है, जो कि मैं अभी आपको बताई थी कि बैक्टीरिया एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है जिसके कारण डेंटल कैरीज होते हैं। वो बैक्टीरिया भी इस पे उसी फूड पार्टिकल्स के साथ साथ बैक्टीरिया भी रहते हैं इसमें, जो दोनों मिलकर इस पे एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम डेंटल प्लेग्यू भी कहते हैं। इसलिए गाइस, दांतों की सफाई रेगुलरली और अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में करनी चाहिए, जिससे कि हमारे दांत स्वस्थ और मजबूत हों। आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, आगे मैं फिर इसे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस, ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई, कहीं कोई प्रॉब्लम हो इसी सब्जेक्ट में नहीं बल्कि और भी किसी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और गाइस, इस चैप्टर के पूर्ण होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें आपको नोट्स ज़रूर मिल जाएगा। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।